नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज की ये क्लास कोऑपरेटिव बैंक्स की जो वैकेंसीज निकली हैं उसकी तैयारी के लिए चौथी क्लास है। और आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है हमारा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस करेंगे। वेल एक्सप्लेन्ड, आपको मैंने इसमें बहुत कोशिश की है कि आपको शॉर्टकट समझाए जाएं और कुछ बेसिक्स की जानकारी दी जाए। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको इस पेपर में, IBPS के इस पेपर में 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं। और मेरा हमेशा से मानना यह है कि यदि आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं, टाइमली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और अच्छा स्कोर आपका गणित में आता है, तो आपके सिलेक्शन की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो निश्चित रूप से बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज का 35 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पर। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट। 35 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है गणित का। तो ये एक आसान सवाल है। इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या संख्या आएगी ये निकालना है। सपोज इसमें हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल P 9418 माइनस P प्लस 1436 प्लस 2156 इक्वल टू 5658। करेक्ट। सो दिस इज 9418 प्लस 1436 प्लस 2156, 6 और 6 12 और 8 20, 2 हासिल, 5 और 2 7, 3 10 और 1 11, 2 और 4 6 और 4 10, 3 4 और 9 13, माइनस पी इक्वल टू 5658। इस माइनस पी को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में, प्लस बन के चला जाएगा, और ये जो 5658 है माइनस बन के इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, माइनस 5658। सो P इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 5 गया 7, 7352 मीन्स ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24% ऑफ को हमेशा गुणा लगाया जाता है, ध्यान रखिए। तो 24% गुणा 2500 ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस ब्रैकेट किसने लगा लीजिए क्योंकि आपको बॉड मास अप्लाई करना है। सो बॉड मास इज ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे इसको इस माइनस से सेपरेट करना है क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है सबसे बाद में आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट लगाकर आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको अलग कर दिया। और इसी तरह से 22% का मतलब हुआ 22/100, और ऑफ, इस ऑफ की जगह मैं फिर से क्रॉस लगाऊंगा यानी गुणा लगाऊंगा 600, एंड इट इज इक्वल टू 1020 एंड डिवाइडेड बाई सम P। इस क्वेश्चन मार्क को मैंने P माना। अब इस ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटे तो 24 गुणा 25 निकाल लेते हैं, तो 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 दूनी 50 और 10 60, माइनस 100 से 606 बार कटा और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, इक्वल टू 1020 अपॉन P। करेक्ट। सो P इज इक्वल टू 1020, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, P को इधर न्यूमरेटर में ले लिया और ये जो पूरा जो इधर न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले लिया। सो इट इज 1020 अपॉन 600 माइनस 132 जो कि हुआ 468। अब इसमें देखें कि ऊपर जो है 1020, इसमें डिजिट्स हैं 1020, इनका सम हुआ 3, 2 और 1 3, और नीचे सम हुआ 4 6 10 और 8 18। तो जो ऊपर न्यूमरेटर है ये भी 3 से कैंसिल होगा क्योंकि इसका सम आ रहा है 3, 3 से डिविजिबल है। नीचे सम आ रहा है 18, बट 18 इज अगेन डिविजिबल बाई 3, तो ये भी 3 से कटेगा। तो ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से कटेंगे। सो इट इज 3 3 9, 3 चौक 12 0, और नीचे हुआ 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ओके। अब ऊपर सम आ रहा है 4 और 3 7, और नीचे आ रहा है 6 5 11 और 1 12। अब जो न्यूमरेटर है वो 3 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सम 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। ये 3 से तभी कैंसिल होता जब इसका सम 3 का मल्टीपल आता। लेकिन हम ये आराम से देख पा रहे हैं इसमें कि ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा। 4 से कटने की जो कंडीशन है वो बड़ी सिंपल है कि अगर इकाई दहाई इन दो अंकों से बनने वाली संख्या, इसी तरह से नीचे भी अगर हम बात करें, अगर ये संख्याएं जो बन रही हैं इकाई दहाई से, अगर ये 4 से
कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 40 4 से कटता है, 56 4 से कटता है, तो 4 से इसको काटते हैं तो 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और नीचे 4 तिया 12, 36, 4 नम 36। ओके, अब ये जो 39 है या तो ये 3 से कटेगा या 13 से कटेगा, 13 तिया 39 होता है, लेकिन 85 ना तो 3 से कटता है ना 13 से कटता है, तो इसका आंसर जो फाइनली आंसर हमारे पास आया वो आया 85/39, और ना तो ये 2.5 है, ना ये 4.5 है, ना ये 8 है, ना ये 5 है, तो इसका आंसर है 5, ऑप्शन 5, नन ऑफ दिस। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9000, अब यहां पर बॉड मास लगेगा, इसको पहले समझ लेते हैं। 9000 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 10, तो बॉड मास लगाते हैं। तो बॉड मास में ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हमारे सामने तीन संख्याएं जिसमें तीन ऑपरेशन लगे हुए हैं, प्लस डिवीजन माइनस, तो सबसे पहले डिवीजन पे हम काम करेंगे, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 9000 अपॉन 36 माइनस 10, ये वाली लाइन इस तरह से लिखी जाएगी। ओके, इट इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने p लिख दिया, n इंटू 8, सो इट इज 8p। सिंपल। अब ये जो 36 है, ये वैसे तो मैं सीधा काट सकता हूं, लेकिन आपको समझ में आसानी से आए इसलिए मैं इसको 36 को 18 गुणा 2 करता हूं। तो 18 मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझको मालूम है 18 पंजे 90, तो ऊपर आया 18 से काटने पर 500, 18 पंजे 90, और नीचे आया 2 माइनस 10 इक्वल टू 8p। इन अदर वर्ड्स 8p इज इक्वल टू 500/2 बराबर 250 माइनस 10 अर्थात 240। सो p इज इक्वल टू 240/8 अर्थात 30। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 15 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। सिंसियर सलाह मेरी आपको यह है कि आप 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं या जो स्क्वायर हैं उनके मान याद कर लें, ठीक। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कंडीशन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि आप याद कर लें, क्योंकि आपको गणित में बहुत कम समय मिला हुआ है। तो गणित में कितना समय मिला हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं 30 मिनट में, तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। ओके, इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप इस स्क्वायर को याद कर लें, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मुझे चूंकि स्क्वायर्स याद है तो पहले मैं इसको सीधे सीधे कर देता हूं। तो इसको मैं यहीं कर देता हूं। 15 का स्क्वायर 225, 22 का स्क्वायर 484 और 17 का स्क्वायर 289, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू हुई, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। सो दिस इज इक्वल टू 5 और 4 9, 2 और 8 10, 3 और 4 7 माइनस 289। सो आंसर आया 9 में से 9 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 420 इज द आंसर। ऑप्शन 3 इज द आंसर। अब अगर मुझे ये स्क्वायर याद नहीं होते तो मुझे पहले 15 का स्क्वायर निकालना पड़ता है इस तरह से, 15 पंजे 75 का 5, 7 हासिल, 15 एकम 15 और 7 22, करेक्ट। इसी तरह से मेरे को 22 का स्क्वायर निकालना पड़ता है, 22 दूनी 44, 4 हासिल, 22 दूनी 44 और 4 48। मुझे 17 का स्क्वायर निकालना पड़ता, 17 सत्ते 119, 11 हासिल, 17 एकम 17 और 11 28, करेक्ट। लेकिन मेरी सलाह आपको फिर से यह है कि 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। तो समय को देखते हुए 40 क्वेश्चंस करने हैं आपने 30 मिनट्स में। सो लेट अस टेक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 गुणा 18 बॉड मास लगेगा, इसमें हम गुणा को पहले करेंगे। बॉड मास में BODMAS, तो मल्टीप्लीकेशन पहले आएगा और तब एडिशन आएगा, A मतलब एडिशन। तो 35 गुणा 18 निकाल लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सो 35 गुणा 18, 18 पंजे 90, 9 हासिल, 18 दिया 54 और 9 63 प्लस 256 इक्वल टू 11 क्यूब माइनस p। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। सो दिस इज 630 प्लस 256, इट इज इक्वल टू ऑब्वियसली 886 बराबर 11 क्यूब माइनस p। अब 11 क्यूब मुझको निकालना है, तो 11 स्क्वायर होता है 121, और 11 क्यूब के लिए मुझे उसको फिर से एक बार 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 हासिल, 11 एकम 11 और 2 13। सो 886
बराबर 1331 माइनस पी। ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस पी को, इधर ले लेते हैं प्लस बनाकर, और ये हो गया 1331 माइनस 886। सो दिस इज इक्वल टू 11 में से 6 गया 5, और 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 8 गया 4। तो 445 इज द आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर तो बॉड मास की एस सच लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो एक्चुअली मुझको निकालना है, अगर हम 41वें क्वेश्चन की बात करें, हमको निकालना है 688/4 प्लस 45, इस पूरे को 1/5, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, बराबर सम पी। ठीक है ना। तो 688/4 करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 प्लस 45/5, ये हमको निकालना है ना, इक्वल टू पी। मीन्स पी बराबर 5 और 2 7, और 17 और 4 21। एक सिंपल सा शॉर्टकट है, अगर आपको भाग नहीं करना है तो इसको नीचे न्यूमरेटर को 10 बना लीजिए। 10 बनाने के लिए आपको इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और 1 3, 2 दूनी 4/10, अर्थात 43.4। ऑप्शन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 गुणा 23 प्लस 37 गुणा 43 बराबर क्या? तो 17 गुणा 23 निकालते हैं पहले। तो 17 गुणा 23, 17 तिया 51, 5 हासिल, 17 दूनी 34 और 5 39, और 37 इंटू 43, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 43 को 37 से गुणा करते हैं, तो 7 तिया 21, 2 हासिल, 728 और 2 30, और 3 तिया 9, और 3 चौक 12। सो 1 9 5 15, 1591। इन दोनों को जोड़ना है, 1 और 1 2, 9 और 9 18, 4 और 5 9 1, 1982 इज द आंसर। ऑप्शन 2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। ये सब आसान सवाल है बहुत। 9.4 इंटू 6 इंटू 16, इसमें जोड़ना है 3.4 इंटू 32 इंटू 20 का गुणनफल। ओके, तो पहले ये करते हैं। सो वी हैव 9.4 इंटू 16 छंग 96, ये करना है, प्लस 3.4। अब यहां पर आपके लिए सरल चीज ये है कि जो 20 है इसमें एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, है ना। तो ये हो गया 34 गुणा 32 गुणा 2, इस जीरो से मैंने ये पॉइंट कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे सामने हो गया 34 गुणा 32 दूनी 64, ये निकालना है मुझे। सो 96 को मैंने 94 से गुणा किया, 4 छंग 24, 2 हासिल, 4 नाम 36 और 2 38, 9 छंग 54, 5 हासिल, 9 नाम 81 और 5 86। सो 4 8 4 12, 4 6 10 9, और एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, सो इट इज 902.4। और 34 गुणा 64 निकाल लेते हैं। 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, 6 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2 2176। सो 0.4 तो एस सच, 6 और 2 8, 7 एस सच, और 21 और 9 30, 3078.4। सो ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर 43rd क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहां पर हमें निकालना है 3996 डिवाइडेड बाई 18 गुणा 792/18, ये हमको निकालना है। अब इस चीज को समझिए यहां पर कि न्यूमरेटर का जो संख्या है, इसके डिजिट्स का टोटल है 6 और 9 15 और 9 24 और 3 27। 27 टोटल है, 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा का पूरा 3996 9 से डिवाइड होगा, 18 9 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 9 और 2 11 7 18, ये भी 18 है, ये 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये न्यूमरेटर भी, ये वाला न्यूमरेटर भी 9 से डिवाइड होगा, तो मैं 9 से काटता हूँ इसको। सो 9 चौक 36, 3 बचा 39, फिर से 9 चौक 36, फिर 3 बचा 9 चौक 36, और नीचे 9 दूनी 18 गुणा 9 अट्ठे 72, 7 बचा 9 अट्ठे 72, और 9 दूनी 18, ये हुआ 222 गुणा 44। सो दिस इज
44 दूनी 88 का 8, आप एक एक से भी कर सकते हैं, आप 4 दूनी 8 ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इकट्ठा कर दे रहा हूँ। 44 दूनी 88 का 8, 8 हासिल। 44 दूनी 88 और 8 96, 9 हासिल। 44 दूनी 88 और 9 97। सो दिस इज इक्वल टू 9768 आंसर, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्यूब डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर गुणा 64 इक्वल टू 4 की घात क्या। अब यहां पर बोर्ड पास समझिए, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, पावर है, डिवीजन है, सब है। तो सबसे पहले आपको पावर निकालनी है, इसके कारण ऑर्डर ऑफ द पावर। तो 8 की घात 3 होता है, 8 4 64 और 64 अट्ठे 512 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर 256 गुणा 64। अब इसको बॉड मास से लिख लेते हैं। सबसे पहले बॉड मास में डिवीजन होगा, तो 512 बटे 256 गुणा 64 बराबर 4 की घात सम पी। ठीक है, अब 256 दूनी 512, तो 2 गुणा 64 हो गया ये इक्वल टू 4 की घात पी, यानी 4 की घात पी इज इक्वल टू 64 दूनी 128। लेकिन आपको इसे इस तरह से करना चाहिए, आप इसमें 4 4 के फैक्टर बना लीजिए। तो ये हो गया 2 और 2 यहां से लीजिए 64 से, तो ये हो गया 4 और यहां बचा 32, क्योंकि आपने 2 निकाल लिया। बट 32 इज इक्वल टू 16 गुणा 2, है ना। तो ये हुआ 4 की घात 1 और ये हुआ 4 की घात 2 गुणा 2, तो ये हुआ 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 1 बटे 2, क्योंकि 2 है ये, तो 2 स्क्वायर रूट होता है 4 का। अब घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस सेम हो, तो बेस दोनों में सेम है, यहां पर भी बेस 4 है, यहां पर भी बेस 4 है, तो गुणा होने पर घातें जुड़ती हैं। तो ये हुआ 4 की घात 3 प्लस 1 बटे 2, है ना, अर्थात 4 की घात 3.5। तो 4 की घात p बराबर 4 की घात 3 बटे 5। घात के संबंधित बेसिक रूल ये है कि अगर दो घात बराबर हैं जिसमें उनके अगर बेस भी बराबर हैं तो घातांक भी बराबर होंगे। तो p बराबर 3.5। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर देते हैं, सिंपल तरीका है वो भी। तो इट इज 8 की घात 3 अर्थात 4 गुणा 2 की घात 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 मतलब 4 की घात 2 की घात 2 गुणा 64, 64 का मतलब 4 की घात 3, सिंपल। सो इट इज 4 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 डिवाइडेड बाई 4 की घात, जब घात पर घात लगती है तो गुणा हो जाती है 4 गुणा 4 की घात 3, सिंपल। अब ये जो 2 की घात 3 है, इट इज बेसिकली 2 की घात 2 गुणा 2 अर्थात 4 गुणा 2। सो ये हुआ 4 की घात 3 गुणा 4 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 3। अब यहां पर ये हुआ 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 1, ये वाला, और 2 का मतलब हुआ 4 की घात 1 बटे 2 डिवाइडेड बाई 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 3। अब इसको, ये सब में बेस 4 है, तो ये हो गया 4 की घात 3 और एक 4 प्लस 1 बटे 2, ये डिवीजन है तो घात माइनस होगी, ये गुणा है घात जुड़ेगी। सो इट इज 4 की घात 3 प्लस 1 बटे 2 अर्थात 4 की घात 3.5। नेक्स्ट, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन एक पुल को 15 सेकंड में पार कर सकती है। यदि पुल की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, मैं इसका आपको एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ। माना पुल की लंबाई, अच्छा पुल की लंबाई दुगनी है तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली p, तो पुल की लंबाई हो गई 2p। अब जब रेलगाड़ी को पुल को क्रॉस करना है तो जो रेलगाड़ी को टोटल डिस्टेंस चलनी है, समझिए इस चीज को कि ये पुल है, ये पुल है और ये रेल है। अब इसको, इस पुल को क्रॉस करना है तो जैसे ये इंजन यहां आएगा तो इसकी टेल यहां होगी, तो एक्चुअली जब ये इंजन यहां निकलेगा तब टेल यहां आएगी, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी होगी वो होगी 2 प्लस पी। ट्रेन को 3p डिस्टेंस कवर करनी होगी पूरे पुल को क्रॉस करने के लिए। ओके,
अब हमको ये मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस शॉर्टकट को समझ लीजिए। हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी का मतलब है कि गति बराबर दूरी बटे समय। अब गति कितनी दी गई है? 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए इस चीज को कि आंसर सारे मीटर में है, ये जो ऑप्शंस हैं वो सारे मीटर में है, समय सेकंड में है। तो ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है इसको आपने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो 54 किलोमीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, प्रति घंटा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और ये किस गति से पार करेगी? ऑब्वियसली जो यहां निर्मित होगी गति। तो गति यहां पर दूरी कितनी है? 3p, और समय कितना लग रहा है 3p में के लिए? 15 सेकंड। करेक्ट। सो ये बहुत सरल सवाल है। तो 3 से 15 5 बार कटा, तो p बटे 5 इज इक्वल टू, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15। सो p बराबर 75, अर्थात ट्रेन की लंबाई तो 75 है, लेकिन पुल की लंबाई 2p है, तो पुल की लंबाई हुई 150 मीटर और ट्रेन हुई 75 मीटर। सो ऑप्शन इज 2। क्लियर? आसान क्वेश्चन था ना। कोई धनराशि 5 वर्षों में 4000 रुपए और 9 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है, ऑब्वियसली ब्याज के साथ। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत सिंपल सवाल है, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से करूंगा, एक सिंपल तरीके से और दूसरा थ्योरेटिकल तरीके से। तो पहले सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अब कोई धनराशि है, हमने धनराशि मान ली सम पी, प्रिंसिपल। तो 5 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है, अर्थात 5 वर्षों में धनराशि बराबर P प्लस ब्याज, इसको मैं ब्रैकेट में 5 लिख देता हूं, अर्थात 5 वर्ष का ब्याज, इट इज इक्वल टू 4000 रुपए। और 9 वर्षों में, 9 वर्षों में धनराशि बराबर P प्लस ब्याज 9 वर्षों का, इट इज इक्वल टू कितना? 6000 रुपए। अर्थात 4 माइनस कर दिया मैंने, 4 वर्षों का ब्याज। अब यहां पर मैं, ध्यान रखिए, धनराशि नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं? जब मैं इसको माइनस करूंगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 वर्षों का ब्याज आ गया। 9 वर्षों का ब्याज माइनस 5 वर्षों का ब्याज बराबर 2000 रुपए। तो एक वर्ष का ब्याज हुआ, एक वर्ष का बराबर 2000 बटे 4, 500 रुपए। करेक्ट। तो 5 वर्षों का ब्याज हुआ, चूंकि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए ये सब मैं कर भी पा रहा हूं माइनस। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को ना कर पाता। तो 5 वर्षों का ब्याज यानी कि साधारण दर पर ये हुआ 2500 रुपए। एक वर्ष का 500, तो ये 5 वर्ष का 2500 रुपए, सिंपल। लेकिन 5 वर्षों में राशि हो रही है 4000 रुपए, तो यहां से स्पष्ट है कि जो मूलधन है वो है 1500 रुपए। क्यों? क्योंकि 5 साल में राशि 4000 रुपए हो रही है, जिसमें से ब्याज 2500 रुपए है, तो मूलधन 1500 रुपए, सिंपल। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत सरल है, तो मैं अगली शीट पे ले लेता हूं उसको। तो हमारे सामने फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर पी एन आर अपॉन 100, जहां पर पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स अर्थात वर्षों की संख्या, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर। तो ब्याज मेरे पास 5 साल का 2500 रुपए है। सो 2500 बराबर प्रिंसिपल 1500 रुपए है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है अपॉन 100, सिंपल। और इस 100 से ये 100 कट गया। सो आर बराबर 15 पंजे 75, अर्थात 2500, मैं अलग अलग ही कर देता हूं, अपॉन 15 गुणा 5, 5 से 2500 500 बार कटा, तो 500 बटे 15। सो आर बराबर 100 बटे 3% या 33.33%। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको करते हैं जो इसका सैद्धांतिक तरीका है। हम ये जानते हैं कि ब्याज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100।
जहां पर P का मतलब है प्रिंसिपल, हिंदी में बोलें तो मूलधन। N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, अर्थात वर्षों की संख्या, ठीक है। और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ब्याज दर। इसको ध्यान रखिए। अब माना जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था, वो हमने मान लिया कि P था, ठीक है। तो 5 वर्षों में 4,000 रुपए हो गया, अर्थात ब्याज हो गया 4,000 माइनस P, क्योंकि P मूलधन था। कुल राशि 4,000 हो गई, तो 4,000 माइनस P मूलधन हो गया, इक्वल टू P गुणा N, नंबर कितने 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है निकालना है, अपॉन 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4,000 गुणा 100, ये हो गया 4, 3 जीरो और 2 जीरो, ये माइनस 100P इक्वल टू 5PR। मैंने 5 से काटा नहीं है किसी खास कारण से, मतलब 5 से 100 को नहीं काटा है। और सेकंड केस में 9 वर्षों में 6,000 हो जाता है, तो ये हुआ 6,000 माइनस P इक्वल टू P इंटू नंबर ऑफ ईयर 9 आर एस सच अपॉन 100। अब चूंकि यह 9 से 100 नहीं कट सकता और 100 से मल्टीप्लाई होगा इधर, इसलिए मैंने यहां नहीं काटा था। सो इट इज 6, 3 जीरो और 2 जीरो, माइनस 100P इक्वल टू 9PR। सिंपल। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, सो इट इज 4 लाख माइनस 100P इक्वल टू 5PR। ये पहली इक्वेशन माइनस कर दिया मैंने। सो 2 लाख बराबर 4PR मीन्स PR मीन्स 50,000। अब यहां पर ऑब्वियसली 4 लाख माइनस 100P इक्वल टू 5PR। अब ये 50 है तो 50 पंजे 250 और 50 के आगे 3 जीरो है, करेक्ट। सो 100P इज इक्वल टू 1,50,000। सो P इज इक्वल टू 1,500, ठीक। बट PR इज इक्वल टू 50,000। सो R इज इक्वल टू 50,000 अपॉन P, अर्थात 50,000 अपॉन 1,500। सो R इज इक्वल टू 500 बटे 15, इट इज इक्वल टू 100 बटे 3, इक्वल टू 33.33%। लेकिन जो तरीका, जो शॉर्टकट मैंने आपको पहले समझाया था, वो निश्चित रूप से ज्यादा सरल। लेकिन इसी तरीके में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको और बता देता हूं, मेरे ख्याल से और भी सरल हो जाएगा। तो मैं यहां से उठाता हूं इसको, तो मुझे बेसिकली P की वैल्यू चाहिए, तो PR को मैं रिमूव कर देता हूं। कैसे कर देता हूं कि पहली वाली इक्वेशन को मैं 5 से गुणा कर देता हूं और दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 9 से गुणा कर देता हूं। तो ये हो गया 5 अंक 30 लाख, 100 पंजे 500P इक्वल टू 45PR, और ये हो गया 9 चौक 36, 2 1 2 3 माइनस 9 गुणा 100 900 इक्वल टू 45PR। सिंपल। सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देता हूं, तो ये हो गया 6 लाख। सो माइनस 900 प्लस 500 इज माइनस 400P इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया ना, 45PR में से 45PR गया, अर्थात P बराबर 6 लाख बटे 400 मीन्स P बराबर 1,500। तो मूलधन तो हमारा 1,500 आ गया। अब इसको यहां रख लेते हैं इस जगह। तो P बराबर 1,500, तो 4,000 में से 1,500 गया 2,500, बराबर P की जगह 1,500, 1,500 गुणा 5, तो 5 से 100 20 बार कटा, तो 1,500 बटे 20 गुणा R। सिंपल। तो ये 20 से कटा 75 बार, 0 से 0 कटा, 2 से 150 75 बार कटा, तो R बराबर
2500 बटे 75, 25 से कटेगा 100 बटे 3, आर बराबर 33 माइनस 33%। कहने का आशय ये है कि यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इसमें मतलब आपको बेसिक्स बहुत क्लियर है मैथमेटिक्स के, तो आप 40 में 40 मैथ्स के पोर्शन में 40 में 40 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार दो प्रकार के गेहूं जिसमें पहले की कीमत 45 रुपए पर केजी और दूसरे की कीमत 58 रुपीज पर केजी है मिलाता है ताकि परिणामी मिश्रण को रुपए 55 प्रति केजी में बेचकर वे 10% का लाभ कमा सके। उसने उन्हें किस अनुपात में मिलाया? तो माना उसने उनको अनुपात P और Q में मिलाया, यानी पहला गेहूं P किलो, प्रथम प्रकार का गेहूं उसने P किलो लिया और दूसरे प्रकार का गेहूं उसने Q किलो लिया। तो टोटल जो गेहूं लिया गया वो P प्लस Q किलोग्राम लिया गया। सिंपल। अब पहले गेहूं का रेट है 45 रुपए पर किलोग्राम, तो टोटल कॉस्ट पहले गेहूं की हुई 45P, दूसरे की हुई 58Q क्योंकि रेट Q है। ओके, अब ये टोटल कॉस्ट हुई जिसपे उसने खरीदा, मतलब सीपी हुआ जो उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस हुआ, और इस पर इसने 10% का लाभ मिलाया। तो लाभ मिलाने के बाद लाभ 10% का लाभ लगाने के पश्चात जो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ वो हुआ इसका 110 बटे 100। 110 बटे 100 कैसे आया कि ये सीपी था और मैंने इसमें 10% का प्रॉफिट और लिया, तो ये 110 बटे 100 हुआ सीपी का जो सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक, लेकिन इट इज इक्वल टू, ये 55 रुपए में बेचा इसने इतने गेहूं को, तो ये हुआ 55 इंटू पी प्लस क्यू। सिंपल। अब इस 55 से ये 110 दो बार कटा, तो मैं काट ही देता हूं इसको, तो ये 55 से दो बार कटा और ये दो जो है 100 को 50 बार काटेगा। ठीक, सो 45P प्लस 58Q इक्वल टू 50, ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 50 इधर आ गया, 50P प्लस 50Q मीन्स 50P में से 45P गया 5P और इस 58Q में से 50Q गया 8Q। हमको P और Q का रेशियो निकालना है, सो P अपॉन Q इक्वल टू 8/5, Q इधर आ गया, 5 इधर आ गया, सो P अनुपात Q इक्वल टू 8/5। ऑप्शन 3 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट लेते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? मैं इसका आपको शॉर्टकट समझाता हूं। तो शॉर्टकट को तो आप याद रखिए, मैं आपको इसे करना भी सिखाऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन ये। किसी उत्पाद की कीमतों में P% वृद्धि के कारण, यहां पर P बराबर 25 है, इस उत्पाद के प्रतिमाह उपभोग का कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, यही पूछा गया है, ताकि इस उत्पाद पर मासिक व्यय को नियत रखा जा सके, यही पूछा गया है। अब माना ये जो प्रतिशत की जो कमी की जानी है ये Z है, तो इस सिंपल से शॉर्टकट को याद रखिए, Z इक्वल टू 100 माइनस 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P। तो मैंने इसको टाइप ही कर दिया है, सॉल्व जो किया हुआ है। तो यहाँ पर 100 इंटू 100 और P की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 25 है, तो P की जगह 25 लिखा मैंने, ये 125 हो गया। 25 से 5 बार कटेगा और 100 25 से 4 बार कटेगा, तो इट इज 100 माइनस 4 इंटू 100 अपॉन 5। ये जो 5 है 100 को 20 बार काटेगा, तो इट इज 20 गुणा 4 यहां से है ये, और 100 माइनस 20 चौक 80 इक्वल टू 20। तो 20% की कमी की जानी चाहिए। कब? जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है और जो जो मासिक कंजम्पशन है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब ये तो हुआ शॉर्टकट। अब इसी को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को, कि यदि आपको शॉर्टकट नहीं आता है तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए कि माना जो वस्तु की दर है और जो वस्तु की खपत है, ऑब्वियसली इन दोनों की गुणा से हमारा टोटल व्यय निकलेगा। तो मान लिया दर हमने वस्तु की 100 रुपए प्रति केजी है और खपत जो है वो 100 किलोग्राम प्रति महीने है। ठीक, तो दर को मैं लिख देता हूं रुपीज पर केजी और खपत को लिख देता हूं मैं केजी में।
करेक्ट। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा 100 और इस खपत 100 का, वो कंजम्पशन बताएगा। अब ये बराबर रहना चाहिए दर रुपीस पर केजी और खपत केजी के गुणा के जब दरों में वृद्धि हो जाती है। तो 100 जो हो जाता है वो 125 हो जाता है, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई, इसलिए मैंने यहां 100 माना। तो खपत माना पी हो गई। ठीक। तो जो पहले टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 100 गुणा 100, और नया हो गया 125 गुणा पी, मीन्स पी इज इक्वल टू 100 गुणा 100 अपॉन 125। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से 80 गया 20 बार, 20 चौक 80, तो P बराबर 80। अर्थात खपत 100 की जगह 80 हो गई। तो 100 में कितना कम हुआ? 20 कम हुआ ना, तो 20% इसका आंसर। खपत पहले 100 थी जो 80 हो गई, तो खपत 100 के रेफरेंस में 20 कम हो गई, इसे हम परसेंटेज बोलते हैं। 100 के रेफरेंस में जब हम मानक कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं, सो 20% इज द आंसर, क्योंकि 100 में 20 की कमी हुई। सिंपल। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि ये जो मैंने किया है 100 माइनस 80, ये पिछले वाला जो फॉर्मूला था उसी का एक्सटेंशन था। तो बेसिकली यहाँ पर 100 गुणा 100 बटे 125 था, यहाँ पर भी 100 गुणा 100 बटे 125 था, और मैं इसको 100 में से माइनस कर रहा था। यहाँ पर भी मैंने इसको 100 में से माइनस किया, अर्थात 100 माइनस 80 किया है मैंने, तो मेरे पास 20 आया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे मैं क्वेश्चन को इस तरह से करूं या ये शॉर्टकट लगाऊं, मोर और लेस दोनों का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, वो सेम है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके समझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत सरल सवाल है। ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को 20 दिनों में और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए की अगर बात करें तो ए एक दिन में कार्य का, चूंकि 20 दिन में पूरा करता है ए, तो एक दिन में 1/20 पार्ट करेगा, और बी एक दिन में कार्य का, चूंकि वो 60 दिन में पूरा करता है, तो 1/60 काम करेगा। तो अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में वो, ए और बी यदि इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे 1/20 प्लस 1/60, इस ये जो भी टोटल आएगा इतना हिस्सा काम का। सो 60 एलसीएम आया, तो 20 दिया 60, 60 एकम 60, 4/60 इक्वल टू 1/15। अर्थात एक दिन में 1/15 काम पूरा करेंगे, तो 15 दिन में पूरा काम करेंगे। 15 दिन में पूर्ण कार्य होगा। सिंपल, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। तो माना संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में है, तो संख्याएं हैं 3p एवं 5p, जहां पर p जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है, लेकिन आमतौर से हम पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं। ठीक है, ओके। अब पहली संख्या दोगुनी कर दी जाती है, तो ये कर दी गई 6p, और दूसरी संख्या 20 बढ़ा दी जाती है, तो ये कर दी गई 5p प्लस 20। तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है, अर्थात 6p अपॉन 5p प्लस 20 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 से 6 3 बार कटेगा, इस 2 से ये वाला 6 3 बार कटेगा, और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 3 9p इक्वल टू 5p प्लस 20 मीन्स 4p इक्वल टू 20 मीन्स p इक्वल टू 5। तो प्रारंभिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चूंकि संख्या हमने 3p और 5p मानी थी, तो इनका योग हुआ 3 और 5 8p, लेकिन p बराबर 5, तो योग हुआ 8 पंजे 40। ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 2025 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 1175 है, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? बहुत सिंपल है।
बॉयज, गर्ल्स एंड टोटल। तो टोटल कितना दिया है 2025 और लड़कियां दी हैं 1175। तो ये बॉयज की संख्या आएगी 2025 में से 1175 माइनस करके, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 19 में से 11 गया 8। तो रिक्वायर्ड अनुपात हुआ लड़कों की कुल संख्या का, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। सो इट इज 850 बटे 1175। 25 से कैंसिल होगा, 25 दिया 75 और 10, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 17 बचा और 25 ओके 34 47। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 540 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 432 अंक मिलते हैं और 9% से वो अनुत्तीर्ण या फेल हो जाता है। अधिकतम अंक कितने हैं? ये बहुत आसान सवाल है। अब ये देखिए, जो 9% अंक से जो अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ, ऑब्वियसली अगर उसको 540 मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो उसको कितने अंक और चाहिए थे? 540 माइनस 432, अर्थात 108 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए। अब 108 निश्चित रूप से ये 9% है, क्योंकि 9% अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुआ है। तो 108 बराबर 9% किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया P। सो P बराबर अधिकतम अंक जो हमको निकालने हैं। तो ये हो गया P बराबर 108 गुणा 100 बटे 9। अब 9 108 को 12 बार काटेगा, 12 नंबर 108 होता है। सो आंसर इज 1200। ऑप्शन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले स्वाति और ख्याति की आयु का अनुपात 5:7 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। ख्याति की वर्तमान आयु क्या है? अब इसको शुरू करते हैं। माना स्वाति की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो P है और ख्याति की वर्तमान आयु वो Q है। हमको Q की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व, स्वाति की आयु 2 वर्ष पहले P-2 थी, P-2, और ख्याति की आयु Q-2, और इन दोनों का जो अनुपात था 2 साल पहले वो 5:7 था। मीन्स 7P-14 इक्वल टू 5Q-10, अर्थात 7P-5Q इक्वल टू 4। ठीक है। 2 वर्ष पश्चात अब स्वाति P+2 हो गई और ख्याति Q+2 हो गई और नया रेशियो हो गया 7:9। मीन्स 9P+18 इक्वल टू 7Q+14। सो 9P-7Q इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करना है और Q की वैल्यू वर्कआउट करनी है। तो दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। मैं P को एलिमिनेट कर दूंगा और Q की वैल्यू वर्कआउट करूंगा। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। तो 7P-5Q इक्वल टू 4 एंड 9P-7Q इक्वल टू -4। तो मैंने टाइप कर दिया है। अब मुझे P को एलिमिनेट करना है। तो P को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को गुणा करूंगा 9 से। 9 मल्टीपल है सेकेंड इक्वेशन में P का, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 में। 7 मल्टीपल है P का फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो गया 9 सत्ते 63P माइनस 45P इक्वल टू 36, 45Q, दिस Q, एंड 9 सत्ते 63P माइनस 7 सत्ते 49Q इक्वल टू -28। सेकेंड इक्वेशन को रिड्यूस कर देता हूं पहली इक्वेशन में से, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट इज 4Q इक्वल टू 6 और 8 14, 3 और 3 6। सो Q इक्वल टू 16, 16 साल। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम निकाला गया। बाद में पता चला कि एक छात्र का वजन 36 किलो ले लिया गया जबकि उसका वास्तविक वजन 33 किलो था। तो कक्षा में विद्यार्थियों का वास्तविक औसत भार कितना है? देखिए, 60 विद्यार्थियों का औसत भार 40, तो 60 स्टूडेंट्स का या विद्यार्थियों का कुल भार 60 गुणा 40 अर्थात 2400 किलोग्राम। एक छात्र का वजन 36 किलो ले लिया गया जबकि उसका वास्तविक वजन 33 किलो था। ठीक, इसका मतलब 2400 में 36 जुड़ा हुआ है, जुड़ना चाहिए था 33, तो मैं इसमें से 3 माइनस कर दूंगा, है ना। ये 3 किलो एक्स्ट्रा जुड़ गया था, तो ये आया 2397, करेक्ट। तो वास्तविक औसत भार हुआ, वास्तविक औसत भार बराबर 2397 अपॉन 60। सिंपल, क्योंकि 60 स्टूडेंट्स हैं तो 3 से कटेगा ये, क्योंकि 2 और 3 5 और 9 14 और 7 21, 21 3 से कटता है, तो 3 सत्ते 21, 2 3 नम 27, 3 नम 27 और नीचे 20। अब इसके आगे फर्दर डिवीजन संभव नहीं है, तो 799 बटे 20, यानी कि अगर हम इसको निकालें तो ये हुआ 20 दिया 60, 19 बचा 199, 20 नम 180 एंड इट इज 39.95। अब इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो आंसर ऑप्शन इसका 5। वैसे भी देख के लग रहा था कि 2397 अपॉन 60 किसी भी हालत में ना तो 38 होगा, ना 36 होगा, ना 34 होगा, ना 42 होगा। देख के लग रहा था, ये आप ना भी करते तो आपको तो ऑप्शन मार्क करना था। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का 1/4 है। तो ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया। यदि वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप अगर 44 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि एक साइड जो है वो 11 सेंटीमीटर है, करेक्ट, क्योंकि 11 चौक 44, ठीक है ना। और आयत के परिमाप का 1/4 है, इसका मतलब ये 44 जो है इसका इसके परिमाप का 1/4 है। तो अगर इसकी साइड्स में P और Q मान लूं, तो निश्चित रूप से 2 इंटू पी प्लस क्यू जो कि परिमाप हुआ इस आयत का, ये हुआ 44। चूंकि वर्ग का परिमाप 1/4 है, तो ये आयत का परिमाप इसका 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना है, तो इट इज 44। सिंपल। सो P प्लस क्यू इक्वल टू 44 दूनी 88। ये 2 ने 4 को 2 बार काट दिया। अब P लंबाई है, Q चौड़ाई है। लंबाई 51 दी हुई है, तो Q चौड़ाई बराबर हुआ 88 माइनस P। 88 माइनस P कितना है? 51। सो 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 5 गया 3, करेक्ट। आयत की चौड़ाई 37 हुई और वर्ग की भुजा 11 हुई, तो हमें निकालना है 37 माइनस 11 जो कि आएगा 26। सो 26 सेंटीमीटर इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रक 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड ऑफ ट्रक इक्वल टू 360 बटे 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार 6 घंटे में तय करता है समान दूरी को, सो इट इज 360 बटे 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रक और कार की गति के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो अनुपात हुआ 360 बटे 8 बटे 360 बटे 6, इट इज इक्वल टू 6 बटे 8, सो इट इज 3:4। सो 3:4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ऑप्शन 2 इज द आंसर। ओके, आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, मतलब मैंने 360 बटे 8 को सिंप्लीफाई नहीं किया, 360 बटे 6 को सिंप्लीफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जब इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। रजनी ने 8 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 31,400 रुपए की राशि जमा की। तो 8 वर्ष के अंत में रजनी को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो ब्याज निकालना होगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले या 5-6 क्वेश्चन पहले भी बताया था
कि ब्याज इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल अर्थात मूल, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स और आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे केस में ब्याज बराबर हुआ, प्रिंसिपल इज 31,400, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारा 8 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और बटे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो बेसिकली हमको निकालना है 314 गुणा 96, ये हमारा हुआ ब्याज। तो 314 गुणा 96 निकाल लेते हैं, तो 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 कम 6 और 2 8 और 6 तिया 18, 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 कम 9 और 3 12, 9 ती 27 और 1 28, 4 8 और 6 14, 9 और 2 11, 2 और 8 10, 30,144 रुपए और 31,400 मूल था। तो कुल राशि हुई 31,400 और 30,144, 4 4 4 और 1 5 1, 61,544 रुपए। ऑप्शन 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोलाकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3,580 स्क्वायर मीटर है तो जॉगिंग ट्रैक की परिधि कितनी। ध्यान रखिए किसी भी सर्किल के लिए, वृत्त के लिए जो उसका परिमाप है यानी परिधि, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और आर मतलब त्रिज्या या रेडियस, और एरिया यानी क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया गया है, सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3,580, मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 3,580 बटे पाई, अर्थात 3,580 गुणा 7/22। सो इट इज 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 नम 18 गुणा 7/11। सो इट इज 11 एकम 11, 6, 11 छंग 66, 3 30, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 अप्रोक्सीमेटली गुणा 7 एंड इट इज 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 छंग 42 और 1 39, 7 एकम 7 और 4 11। तो इसलिए आर बराबर अप्रोक्सीमेटली 1138.90 का स्क्वायर रूट। अब मैं इसको वर्कआउट नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास जो नंबर आएगा ये वाला, ऑब्वियसली ये एक इरेशनल नंबर होगा, है ना, अपरिमेय राशि होगी, लेकिन ये आंसर हमारा परिमेय में है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। परिमेय मतलब यहां पर हमारे पास इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, और ये तो अर्थात इसका आंसर जो है इमीडिएटली पाई है। मेरे ख्याल से आप पॉइंट समझ गए होंगे, आर की वैल्यू पॉइंट में इरेशनल नंबर आएगी, हमको 2 पाई आर निकालना है जो पुनः इरेशनल या पॉइंट में आएगी। तो ना तो ऑप्शन 1 आंसर होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, इसका ऑप्शन होगा 5। मैं इसको वर्कआउट एज सच नहीं कर रहा हूं, और अगर आपको करना भी पड़ जाए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1138.90 की। मैं बता देता हूं, लगभग लगभग 32 33 मान के चलिए। क्यों, इस बड़ा सिंपल सा कारण यह है कि 30 का स्क्वायर रूट 900 होता है, ये करीब 1138 है, तो लगभग 32 33 के बीच या 33 के आसपास होगी। अब आर की वैल्यू में अगर यहाँ पर 33 रखूं तो 33 दूनी 66, और पाई की वैल्यू में फिर से 22/7 या 3.14 रखूं तो लगभग लगभग 180 190 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 5 ऑप्शन 5th इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 220 मीटर की परिधि वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। सपोज इसकी रेडियस है r, तो हमें क्या दिया गया है, 220 मीटर की परिधि वाला वृत्त, अर्थात 2 पाई r इक्वल टू 220, करेक्ट। तो मुझको r मिल जाएगा यहां से। सो r इज इक्वल टू 220/2 गुणा 1/पाई अर्थात 7/22 मीन्स 35, 22 ढाई 200, 220, 10 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, तो आर की वैल्यू 35 आ गई। आयत का क्षेत्रफल इस सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सर्किल का क्षेत्रफल हुआ, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हुआ
पाई आर स्क्वायर अर्थात 22/7 गुणा 35 गुणा 35। तो 7 पंजे 35। इस तरह के क्वेश्चन में आप फटाफट कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि 22 में से 2 अलग कीजिए, 11 हो गया। 11 गुणा 35 और ये जो 2 आपने यहां से अलग किया था, 2 गुणा 11 किया था, 2 को 5 से गुणा कर दीजिए तो 10 आपका अलग हो गया। तो अब आपके पास सिंपलर कैलकुलेशन हो गया। ये हो गया 11 गुणा 350 इमीडिएटली मीन्स 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर। यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर निकला, तब इसकी रेडियस 35 थी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में 3850 नहीं था, 3580 था पिछले क्वेश्चन में। इसलिए हमको यहाँ पर जो आर की वैल्यू थी एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या मिल रही थी। अगर यहाँ पर भी ये 3850 रहा होता तो हमको एक जो वैल्यू है परिधि की, हो सकता है कि एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हमको वैल्यू मिल जाती। ओके, अब फिर से इसी क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब ये जो एरिया है ये बराबर है एक आयत के। तो ये आयत है, इसकी चौड़ाई 50 है, हमको लंबाई निकालनी है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन ये दिया हुआ है हमको 3850। सो P बराबर 3850 बटे 50, 0 से 0 कटा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 77 मीटर इज द आंसर। ऑप्शन 3 इज द आंसर। ओके, आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज के हैं। तो ये हमारा 61वां क्वेश्चन है, इसमें सीरीज हमारी ये दी गई है और यहाँ पर मिसिंग नंबर पे क्या आना चाहिए। आप देखें इस चीज को कि 17 एकम 17 और 1 18, मतलब हमने 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा। 18 दूनी 36 और 2 38, 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा। 38 तिया 114 और 3 117। 117 गुणा 4, 4 सत्ते 28 और 11 चौक 44 और 2 46, और इसमें हमने 4 जोड़ा तो इट इज 472। तो ये भी ठीक है। अब अगले में 472 में हम 5 से गुणा करेंगे, जो परिणाम आएगा उसमें हम 5 जोड़ेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 चौक 20 और 3 23, और ये हो गया 2365। सो 2365 ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 104, 112, 132, 170, 232, 324। अब यहां देखें तो 104 और 112 के बीच का डिफरेंस 8, 112 और 132 के बीच का डिफरेंस 20, 132 और 170 के बीच का डिफरेंस 38, 170 और 332 के बीच का डिफरेंस 62, और 324 और 232 के बीच का डिफरेंस 14, 4 में से 2 गया 2 और 32 में से 23 गया 9, 92। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, 20 में से 8 गया 12, 38 में से 20 गया 18, 62 में से 38 गया 24, और ये बना हमारा 30। करेक्ट। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो अगला आएगा 6 छंग 36। तो 92 में 36 जोड़ देता हूं तो 6 और 2 8 और 9 और 3 12, और 324 में 28 जोड़ देता हूं, 8 और 4 12, 3 और 2 5, 3 और 1 4, सो 452। ऑप्शन 3 इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 213 और 215 का डिफरेंस 2, 215 और 218 का डिफरेंस 3, 218 223 का डिफरेंस 5, ये डिफरेंस हो गया 7, और ये डिफरेंस हो गया 11। ये बहुत ही सरल सवाल है। ऑब्वियसली ये सब जो है प्राइम नंबर है ना। तो 2 3 5 7 11, अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 13 होगा। तो 241 में 13 जोड़ देते हैं, 254। तो ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 5 इज द आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5129, 5132, 5138, 150। तो 5129 में 3 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। ये
6 जोड़ने पर आएगा, ये 12 जोड़ने पर आएगा, ये 24 जोड़ने पर आएगा। तो बहुत से, ये तो और आसान सवाल है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 5174 में मैं 48 जोड़ूंगा। 8 और 4 12, 5 और 7 12, तो 5222। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 169 इज 13 स्क्वायर, 289 इज 17 स्क्वायर, 361 इज 19 स्क्वायर, इट इज 23 स्क्वायर। मैंने आपको बोला है कि आप 25 तक जो संख्याएं उनके स्क्वायर की वैल्यू याद कर लें, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं 841 पर, लेकिन यहां से हमको पैटर्न समझ में आ गया है। 13 प्राइम है, 13 के बाद 17 प्राइम है, 17 के बाद 19 प्राइम है, 19 के बाद फिर 23 प्राइम है, और 23 के बाद जो अगला प्राइम है वो 29 है। तो 29 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो 29 का स्क्वायर हुआ 30 माइनस 1 का स्क्वायर, अर्थात ये हुआ 900 माइनस 60 प्लस 1, यानी 901 माइनस 60 अर्थात 841। तो बिल्कुल ये जो है ये 29 का स्क्वायर है, और 961 को चेक कर लेते हैं। 29 के बाद अगला जो प्राइम आएगा वो होगा 31। तो 31 का स्क्वायर निकालते हैं। सो इट इज 30 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 900 प्लस 60 प्लस 1 मीन्स 961। सो ये 961 है, तो ये 31 स्क्वायर हुआ। अगला जो प्राइम आएगा 31 के बाद वो आएगा 32 प्राइम नहीं है, 33 प्राइम नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है। तो हमको 37 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 37 को 37 से गुणा कर देता हूँ, और दूसरा जो मैं अभी तक आपके सामने कर रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल 40 माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 40 माइनस 3 का मैं ऐसे भी निकाल सकता था, जो तरीका मैंने यहाँ लगाया है। लेकिन मैं यहाँ 37 गुणा 37 निकाल देता हूँ। तो 7 सत्ते 49 और 7 तिया 21 और 4 25, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, 1369। सो 1369 इज द आंसर। आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सीरीज पूरी हुई 5 क्वेश्चंस की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस तालिका में एक महीने में विभिन्न विभिन्न होटलों द्वारा खपत दी गई है खाद्य वस्तुओं की मात्रा, जो जो खपत हुई उनकी मात्रा दी गई है किलोग्राम या लीटर में। अब मेरी सिंसियर सलाह आपको यह है, अभी मैंने क्वेश्चन करने शुरू नहीं किए हैं, आखिरी के 5 क्वेश्चन रह गए हैं। मेरी सिंसियर सलाह आपको यह है कि आप प्रत्येक रो का टोटल कर लें, यानी यहाँ लिखेंगे आप इस जगह, और इसी तरह से प्रत्येक कॉलम का टोटल कर लें। तो इसको कर लेते हैं। 2 और 6 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 5 6 11, 8 19 और 9 28 और 2 30 और 8 38, 3 3 6 2 8, 3 11 4 15, 5 20 और 4 24। तो क्विकली मैं इसको एक्सेल से कर देता हूं अभी, लेकिन ये एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। तो अब हम अपने मूल प्रश्न पे, पहले प्रश्न में 66 प्रश्न पे वापस आते हैं, और इसको अब हम करेंगे जो टेबल बनाई है एक्सेल में उससे। तो पहली रो का टोटल 2489 था, तो ऑब्वियसली इट इज 2489। क्वेश्चन है कि होटल सी द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा। तो होटल सी ये है, इसकी कुल मात्रा है 3409। होटल ई द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है। अब ये माना 3409 जो है, ये मान लिया पी प्रतिशत है इसका 2915 का, ये निकालना है हमको। ओके, इसका मतलब
P इज इक्वल टू 3409 इंटू 100 अपॉन 2915। तो ये कैलकुलेशन हमको वर्कआउट करनी है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगर आप यहीं देखें तो मैं अगर इसको लगभग लगभग 500 से डिवाइड करूं तो ये लगभग लगभग 7 से थोड़ा कम है। ये वाला, ये 5 7 35 होता है, तो ये 7 से थोड़ा सा कम है, तो मैं अप्रोक्सीमेट का साइन कराता हूँ, लगाता हूँ, तो 7 और ये लगभग लगभग 5 अंक 30, ये 6 है। तो ये 7 गुणा 100/6 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये लगभग लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 को 6 से भाग करेंगे क्योंकि 16 छंग 96 होता है और 16 सत्ते 112 होता है, तो लगभग लगभग 117 116 के आसपास बैठेगा अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होटल डी और होटल एफ द्वारा उपभोग की गई चीनी और कॉफी की मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? तो डी द्वारा चीनी और कॉफी, तो चीनी और कॉफी, तो ये हो गया 476 प्लस 28। और होटल एफ द्वारा चीनी और कॉफी, सो दिस इज 533 प्लस 83। ये हमारा वांछित अनुपात है। तो 8 और 6 14, 3 और 7 10, 504 और 3 और 3 6, 8 और 3 11, 6। तो ये निश्चित रूप से 4 से कटेगा। 4 से इसलिए कटेगा कि ये जो इकाई दहाई से जो बनने वाली संख्या है 0 4, ये 4 से कटती है और 16 भी 4 से कटता है। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले चीज समझाई थी कि हम ये चेक कैसे करें कि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। ओके, अपॉन 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और ये फर्दर अभी 2 से कटेगा। ओके, अब ये कटेगा 7 से, 7 नम 63 और 7 गुणा 11 इक्वल टू 77। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आया वो आया 9:11। सो दिस इज द ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होटल ए द्वारा उपभोग किए गए चावल की मात्रा सभी होटलों द्वारा मिलाकर उपभोग किए गए चावल की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है? तो माना P% है। सो ए ने जो चावल कंज्यूम किया वो है 800 यूनिट। सो 800 बराबर P% ऑफ 5210। करेक्ट। सो P इज इक्वल टू, इस जीरो से ये जीरो कट गया, सो इट इज 8000 अपॉन 521, क्योंकि जीरो तो कट चुका है इस जीरो से, है ना। तो अगर यहां सिर्फ 500 होता तो आंसर 16 आता। 8000 को 516 बार काटता, लेकिन 521 से डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर लगभग लगभग 15% होगा। सिंपल रिपीट कर देता हूं, अगर यहां 500 होता इस जगह, तो 8000/500 बराबर 16, लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है 521 है, अर्थात जो अब जो आंसर आएगा वो 16 से कम होगा और 15 से बड़ा होगा। तो 15% इज द अप्रोक्सीमेट आंसर इन सारे ऑप्शंस में से। तो 68वां क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट अस टेक 69th क्वेश्चन। पूरे महीने में सभी होटलों द्वारा उपभोग किए गए गेहूं की औसत मात्रा। तो गेहूं की औसत मात्रा कितनी हुई? 5216 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 होटल है, तो ये औसत मात्रा आ गई हमारी किसकी? गेहूं की। का सभी होटलों द्वारा खपत की गई सब्जियों की औसत मात्रा, सब्जी वेजिटेबल्स 2640। तो सब्जी की औसत मात्रा बनी 2640/6। तो मुझे औसत निकालना है गेहूं की औसत मात्रा और सब्जी का अनुपात निकालना है मुझे, है ना। तो ये हुआ 5216/6 अपॉन 2640/6। मैं पिछले क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन पहले भी ऐसा हुआ था कि मैंने इनको सिंप्लीफाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 5216/2640। अब ये फिर से 4 से कटेगा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ये हुआ 13 चौका 52 और 4 चौक 16 और नीचे हुआ 4 छंग 24, 4 छंग 24 0। करेक्ट।
अभी ये फिर से 4 से और कटेगा, तो चार, क्योंकि यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 4 से कटता है और ये 60 भी 4 से कटता है। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 अपॉन 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पंजे 20। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर। ओके, let's take now next and final question of the mock test. किस होटल ने महीने में कुल खाद्य पदार्थ की सबसे अधिक मात्रा में खपत की? Which hotel consumed the highest quantity of total food items over the month? तो चूंकि आपने टोटल कर रखा है पहले से ही, तो ऑब्वियसली दिस इज द हाईएस्ट नंबर 3557, तो ऑप्शन 2 यानी कि आंसर इज बी। सिंपल। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और अब इसके बाद एक क्लास में लूंगा आपके जो तमाम क्वेरीज आई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब में जो मैंने क्लासेस अपलोड की हैं उसमें, तो उससे संबंधित जो 12 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जो मैंने जिसका एक छोटा सा विवरण मैंने अभी पिछले वीडियो में डाला है, तो उस संबंध में हम लोग बात करेंगे शनिवार को। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पर भी भेज सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, किसी भी विषय में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।